आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 विज्ञान, जिसका नाम है जिज्ञासा। आज के इस वीडियो लेसन में हम इस पुस्तक से अध्याय 3 जो कि है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, मिडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। संक्षिप्त में इस अध्याय में दिए गए खास तथ्यों को जानेंगे। इस पाठ का आरंभ संस्कृत की एक कहावत से होती है जो कि है कोरुक 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 हितभुक मितभुक ऋतुभुक। हो सकता है हमें पढ़ने में गलती हो क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती है। इसका अर्थ ये होता है कि कौन निरोगी है, यानी कि हेल्दी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। तो वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, वही बंदा जो है निरोगी है, हेल्दी है। और मेदू और मिस्टी यहाँ पे दो बच्चे हैं। वे लोग जब प्रतिदिन स्कूल आते हैं तो नोटिस बोर्ड पर उन्हें हर दिन जो है आज का विचार लिखा हुआ मिलता है, थॉट ऑफ द डे। और आज के सुविचार में लिखा हुआ है अन्नेन जातानि जीवंती, जिसका अर्थ होता है कि आहार जो है जीवित प्राणियों को जीवन देता है, यानी कि भोजन सभी जीवित प्राणियों के लिए मूल आवश्यकता है और इसी भोजन की वजह से जो है हम जीवित रह पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। इस चैप्टर में हम खास तौर से मनुष्य के लिए भोजन का क्या उपयोग है, क्या महत्व है, इसी के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि हम क्या खाते हैं। तो आप आज सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या खाते हैं उस पर ज़ोर लगाइए। कल आपने क्या क्या खाया था, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या क्या खाते हैं। सुबह आप ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता में क्या खाए, फिर आपने दोपहर के खाना में क्या क्या खाया, रात के खाना में आप क्या क्या खाए, और बीच बीच में भी आप कुछ ना कुछ आहार लेते रहते हैं। तो इन सब को मिलाकर आप एक लिस्ट बना सकते हैं। हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। मान लिया जाए कि आप सप्ताह में खाए गए खाद्य पदार्थों की जो सूची है इस प्रकार बनाते हैं। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप इस तालिका को देख लें। मान लिया जाए कि सोमवार के दिन रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी और फल के रूप में सेब खाते हैं। वहीं मंगलवार को जो है आलू पराठा, पनीर की सब्ज़ी, रोटी और फिर जूस भी लेते हैं। बुधवार को हम जो है दलिया, मशरूम, दाल, रोटी, दही का सेवन करते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के अन्य दिनों में भी खाए गए खाद्य पदार्थों की सूची यहाँ पे हमने बना सकते हैं। इस तालिका को देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि हम प्रतिदिन एक प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के भोजन को जो है अपने दैनिक आहार में सम्मिलित करते हैं। आप अपनी इस तालिका को अपने मित्र के साथ जो है तुलना भी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और इस प्रकार हम पाते हैं कि इस तालिका में काफ़ी विविधता पाई जाती है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। लोगों के खाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उनके पसंद अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार जो है तालिका में चेंजेस आपको दिखाई देती है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है? तो ये बिल्कुल आप देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों के जो आहार होते हैं अलग अलग हो सकते हैं। उस क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पे किन चीज़ों की खेती होती है, किन किन चीज़ों की अवेलेबिलिटी रहती है, उसके आधार पे, जलवायु के आधार पे अलग अलग क्षेत्रों के जो भोजन होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप तालिका 3.2 में भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थों के लिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहले पंजाब के बारे में दिया गया है। यहाँ पे स्थानीय स्तर पर जो उगाई जाने वाली फसलें हैं उसमें मक्का, गेहूँ, चना और दालें सम्मिलित हैं। खाए जाने वाले जो कुछ पारंपरिक जो ट्रेडिशनल खाद्य पदार्थ हैं वहाँ पे वो मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे,
पराठा, हलवा, खीर इत्यादि। और पेय पदार्थों की अगर बात करें तो लस्सी, छाछ, दूध, चाय इत्यादि वहाँ के लोग जो है सेवन करते हैं। कर्नाटक की बात करें तो ये साउथ इंडिया में पड़ता है। चावल, रागी, उड़द और नारियल जैसे फसल यहाँ उगाए जाते हैं। और यहाँ पे जो खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं उसमें इडली, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी, रागी मुड्डे, पालिया, रसम और चावल इत्यादि हैं। यहाँ पे जो पेय पदार्थ हैं वो छाछ, कॉफ़ी और चाय पसंद किए जाते हैं। और आगे मणिपुर जो कि उत्तर पूर्वी भारत में पड़ता है, चावल, बांस, सोयाबीन यहाँ की जो है फसलें हैं। और यहाँ पे खाए जाने वाले जो कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं वो है चावल और इरोम्बा जो एक प्रकार की चटनी होती है, ऊती, ये पीली मटर और हरे प्याज की तरी होती है, सिंगजू और कांगजोई, ये सब वहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो खाए जाते हैं। और यहाँ पे पेय के रूप में बिना दूध वाली चाय जो है लोग पीना पसंद करते हैं। जब हम विभिन्न राज्यों की जानकारी इकट्ठा करके विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो मोटा मोटी तौर पे हर राज्य में या कई राज्यों में खाए जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कुछ विशेष राज्यों में ही खाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय जो प्रवृत्तियां हैं उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती स्वाद प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपरा के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। और आगे है समय के साथ साथ भोजन पकाने की जो पद्धतियां हैं कैसे परिवर्तित हुई हैं। जो कुकिंग मेथड्स है जिसे क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस भी कहा जा सकता है, तो समय के साथ साथ जो है भोजन पकाने की जो पद्धतियां हैं वो भी परिवर्तित हुई हैं। तो यहाँ पे एक पारंपरिक चर्चा के रूप में आप अपने बुज़ुर्गों से जो है कुछ बातें पूछ सकते हैं, जैसे कि वो किस प्रकार का पहले खाना खाते थे और आज जो है वो क्या नया खाने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो है खाना पकाने की पद्धतियाँ किस प्रकार परिवर्तित हो गई हैं और खान पान संबंधी ये बदलाव जो हुए हैं वो किस कारण हुए हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो बचपन में शायद आपने भी अपने घरों में इस तरह के पारंपरिक चूल्हों में खाना बनते हुए देखा होगा, जो मिट्टी का चूल्हा है। हमने तो अपने बचपन में देखा हुआ है। और आज जो है सभी घरों में जो है गैस सिलेंडर आने के बाद आधुनिक गैस चूल्हा का इस्तेमाल होता है किचन में। और वहीं पहले जो है मसाला गोटा आता था और उसको सिलबट्टा पे जो है पीसा जाता था मैनुअली। और आज जो है हर घर के किचन में आपको मिक्सर ग्राइंडर मिल जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला होता है। बटन ऑन कीजिए और आपका मसाला जो है पिस जाता है उसमें बहुत जल्दी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समय के साथ जो है जो पाक पद्धतियां हैं, खाना बनाने की जो मेथड्स है उसमें परिवर्तन हुए हैं। तो भोजन बनाने की जो पद्धतियां हैं उन्हें हम पाक पद्धतियां कहते हैं। अंग्रेज़ी में से क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस कहा जाता है। और अगला पॉइंट है भोजन के घटक क्या क्या हैं, यानी कि जो हम भोजन करते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेदू और जो मिष्टी है वो अपने स्कूल के द्वारा आयोजित एक पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। और यहाँ पे महोत्सव का विषय है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, यानी कि ईट हेल्दी लिव हेल्दी। इस महोत्सव में जो है भिन्न भिन्न स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पे डॉक्टर पोशिता जो है वो बच्चों को बताती हैं कि स्वस्थ ही परम धन है, यानी कि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। तो बच्चों हम जो भोजन करते हैं उसके कई घटक हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है और साथ ही साथ पानी तथा आहारीय रेशे भी इसका भाग हैं। सबसे पहले यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोज जो है वो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है
कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत में से एक हैं। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चावल और मक्का, साग भाजी जैसे आलू और शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, आलू, गन्ना, केला, शकरकंद, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, आम, अनानास, ये सब जो हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी जो हमारे घरों में होता है, शुगर, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। आपके विचार में सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना पसंद करते हैं। लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी, गोंद और अनेक प्रकार के मेवे हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के घटक समूह में रखा जाता है जिसे वसा कहते हैं। तो वसा जो है, जिसे हम फैट भी कहते हैं, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जो खाद्य तेलों का हम उपयोग करते हैं, किसी भी प्रकार का जो कुकिंग ऑयल है वो ले लें या घी ले लें, तो ये सब जो है वसा के स्रोत हैं। तो वसा के जो स्रोत हैं वो पादप यानी पौधों पर आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे मेवे तथा कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के कुछ अच्छे स्रोत हैं। तो इस चित्र में आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे सभी प्रकार जो है खाद्य तेल हैं, दूध है, घी है ना, और कुछ नट्स वगैरह जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अखरोट और पिस्ता वगैरह में भी वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और अब हम कार्बोहाइड्रेट और वसा का जो है हमारे शरीर में क्या उपयोग है, तो इसके बारे में जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें शक्ति देते हैं, एनर्जी देते हैं। इस कारण इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया गया है, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज फैट यानी कि वसा को। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत होता है जो चर्बी के रूप में जम जाता है। यहाँ पे आप एक ध्रुवीय भालू देख पा रहे हैं जो कि काफ़ी मोटा ताज़ा आपको दिख रहा है। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है, चर्बी होता है। यह वसा जो है ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि, जिसे शीत निष्क्रियता, जिसे अंग्रेजी में हाइबरनेशन कहा जाता है, के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। ध्रुवीय भालू चूँकि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो पृथ्वी का सबसे अधिक ठंडा क्षेत्र माना जाता है ना, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। और यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक ठंड का जो है सीज़न चलता है। तो इस समय में ध्रुवीय भालू क्या करता है कि वो कहीं गर्म जगह को देख करके, सुरक्षित जगह को देख के लंबे समय तक सोया रहता है, बिना भोजन किए रहता है। तो उस समय यही जो उसकी वसा उसके शरीर में जो जमी हुई होती है, जो चर्बी, उसे जो है ऊर्जा प्रदान करती है और वो उसे जीवित रहने में सहायता करती है। जब गर्मी का दिन आता है तो ध्रुवीय भालू उस समय खूब ज़्यादा खा लेता है और खा के अपने शरीर में जो है चर्बी जमा लेता है, जो कि उसे ठंड के समय में जीवित रहने में मदद करता है, क्योंकि उस समय उसे शिकार करने के लिए कुछ मिलता नहीं है वहाँ पे। और आगे हम भोजन के एक महत्वपूर्ण घटक जिसे प्रोटीन कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है और प्रोटीन आमतौर से जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करता है, यानी कि ग्रोथ में हेल्प करता है। कुछ अगर हमें इंजरी हो जाती है, कहीं चोट लग जाता है, उसको रिपेयर करने का काम भी जो है प्रोटीन का ही है। इसी कारण इसे जो है शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है प्रोटीन को। और प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ जंतु से प्राप्त स्रोत हैं और कुछ जो है पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। पौधों यानी कि पादप स्रोत के रूप में अगर देखा जाए तो सभी प्रकार की जो दालें होती हैं और उसमें राजमा, सोयाबीन वगैरह को भी आप ऐड कर लें।
और जितनी भी तरह की दाल है, चाहे वो अरहर दाल हो, मूंग दाल हो, चना हो या फिर मसूर का दाल हो, इन सब में जो है प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं कुछ जंतु उत्पादों की बात करें तो चिकन हो गया, मुर्गे का मांस, मछली, अंडा, पनीर और दूध, ये सब भी जो है प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। और बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में जो है सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, इनके शारीरिक विकास जो है तेज़ी से चल रहा होता है। इनमें से कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है, तो इन चीज़ों को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दैनिक आहार में शामिल करें, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, सो दैट कि आपके शरीर का जो है अच्छे से विकास हो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मशरूम। क्या आपने कभी छत्रक यानी कि मशरूम देखे हैं? आजकल जो है शहरों में आसानी से ये आपको वेजिटेबल मार्केट में दिख जाएगा, मॉल्स में दिख जाएगा आपको। ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। खाद्य मशरूम जो है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, तो ये भी जो है सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और अगले पेज पर जो है खाद्य पदार्थों के जो घटक होते हैं उनके महत्व को समझने के लिए कुछ अध्ययन यहाँ पे दिया गया है, तो इसे आप स्वयं पढ़ें, नहीं तो वीडियो लेसन काफ़ी लंबा होता जाएगा। और आगे एक तालिका के माध्यम से जो है विटामिन और खनिज के बारे में बताया गया है। विटामिन और खनिज भी जो है भोजन के महत्वपूर्ण घटक हैं। विटामिन जो है आमतौर से हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है, ये हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और वहीं खनिज की भी जो है हमारे शरीर को अल्प मात्रा में, कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर इनकी शरीर में कमी हो जाए तो इनके कमी से भी कई तरह के बीमारियां, रोग हो सकते हैं। तो इस तालिका में हम इसी प्रकार के जो विटामिन या खनिज के घटक हैं उनके बारे में जानेंगे कि उनका कार्य क्या है, उनके स्रोत क्या क्या हैं, सोर्सेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें ये विटामिन या फिर खनिज मिलेंगे, और इनकी कमी यानी कि अभावजन्य रोग या विकार, इनकी कमी से किस किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जिसको हम डिफिशियंसी डिजीज़ भी कहते हैं, और इसके लक्षण क्या क्या हैं यानी कि इसके पहचान क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे विटामिन ए के बारे में बताया गया है। विटामिन ए का कार्य जो है आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखना होता है। अच्छे स्रोत जो हैं विटामिन ए के हैं वो है पपीता, गाजर, आम और दूध। विटामिन ए की कमी अगर हमें हो जाए तो हमें दृष्टि का ह्रास या क्षति हो सकता है, आँखों को नुकसान होता है, आप रात के समय जो है कम लाइट में आप क्लियरली देख नहीं पाते हैं। और इसका लक्षण क्या है? दुर्बल दृष्टि, आपको सही से दिखाई नहीं देता है, अंधेरे यानी कि रात में कम दिखाई देना, जिसको रतौंधी कहते हैं, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाना। वहीं विटामिन B1 की जो कार्य है वो इस प्रकार है, हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। और इसके जो स्रोत हैं जहाँ से हमें विटामिन B1 मिल सकता है वो है फलियाँ, मेवे, संपूर्ण अनाज जो मोटा अनाज होता है, बीज, दूध से बने पदार्थ। इसकी कमी से बेरी नामक जो है रोग हो जाती है, इससे जो है सूजन होता है, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट होती है और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। विटामिन सी की बात करेंगे, इसका कार्य जो है शरीर को रोगों से बचाना है और ये आमतौर से सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जैसे आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू। और इसकी कमी से स्कर्वी नामक जो है एक बीमारी हो जाती है, जिसमें जो है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। और विटामिन डी जो है ये हमारे शरीर में अस्थि और दांतों के, अस्थि का मतलब होता है हड्डियाँ, और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। कैल्शियम युक्त जो भोजन है उसे एब्जॉर्ब करने का काम जो है विटामिन डी करता है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश यानी धूप है, इसलिए लोगों को जो है सुबह सूरज की पहली किरण के समय जो है टहलने का सलाह दिया जाता है। दूध, मक्खन, मछली, अंडा भी विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। इसकी कमी से एक रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना इसके लक्षण हैं, मतलब पैर टेढ़ा हो जाता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं
अब हम कुछ खनिजों का यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले कैल्शियम के बारे में बताया गया है। कैल्शियम हमारे अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। यह हमारी हड्डियों और दांतों को जो है मजबूती प्रदान करता है। इसके अच्छे स्रोत जो हैं वो दूध, सोया, दही, चीज़, पनीर इत्यादि हैं। और इसकी कमी से जो है अस्थि और दंत क्षय होता है, दांतों में जो है कमज़ोरी आ जाती है और कैविटी वगैरह जो है होने लगते हैं। और इसका जो पहचान है वो ये है कि दुर्बल अस्थियां, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और दंत क्षय होता है, यानी दांतों में प्रॉब्लम आने लगते हैं, दांत सड़ने लगते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। आयोडीन एक अलग प्रकार का खनिज है और इसका कार्य है शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायता करना। इसका जो स्रोत है वो आयोडीन युक्त नमक, आपको अलग से आयोडीन युक्त नमक मिल जाएगा। और हम लोग जो खाते हैं साधारण नमक होता है, उसमें भी आयोडीन की कुछ मात्रा सम्मिलित होती है। ये समुद्री शैवाल वगैरह में जो है आयोडीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और इस खनिज की कमी से जो है घेगा नामक बीमारी हो जाती है, जिसे ग्वाइटर भी कहा जाता है। और ये गर्दन के आगे वाले भाग में जो है सूजन आ जाता है, फूल जाता है पूरा गर्दन, जो कि घेगा कहलाता है। और आगे जो है यहाँ पे आयरन यानी कि लौह तत्व का जिक्र है। और इसका जो कार्य है वो रक्त का महत्वपूर्ण घटक होता है आयरन, और ये शरीर में खून बनाने में जो है मदद करता है, हीमोग्लोबिन को। और इसका जो स्रोत है वो है हरे पत्तेदार साग सब्जियां, चुकंदर, अनार, ये सब में जो है आयरन पाया जाता है। इसकी कमी से जो है एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसको खून की कमी भी कहते हैं। और इसके वजह से दुर्बलता आती है, कमज़ोरी आ जाती है, वह सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। तो यहाँ पे चित्र 3.5 से हमने सीखा कि विटामिन ए, B1, C और D, और साथ ही साथ खनिज जैसे कि कैल्शियम, आयोडीन और आयरन खाद्य घटकों के 2 समूह हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसके लिए जो है हमें इन विटामिन या फिर खनिज लवण जिन भोजन स्रोत में पाए जाते हैं उनका सेवन करना चाहिए। तो आगे यहाँ पे चित्र के माध्यम से विटामिन ए के जो कुछ अच्छे स्रोत हैं, विटामिन B1, विटामिन C और विटामिन D के जो मुख्य स्रोत हैं यहाँ पे दिए गए हैं। आप इन्हें अच्छे से याद भी कर लें और समझ लें। जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट कहते हैं। हमारे शरीर के पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित हैं। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व या प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे कि भोजन के विभिन्न घटकों का हम परीक्षण कैसे कर सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में किस प्रकार का जो पोषक तत्व है वो पाया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे करेंगे, वसा होने का परीक्षण कैसे करेंगे, अगर खाद्य पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है तो इसका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो आगे हम सबसे पहले सीखेंगे मंड यानी स्टार्च के लिए परीक्षण, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके लिए आप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे खीरा, रोटी या ब्रेड, उबले हुए चावल, चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कूटा हुआ नारियल इत्यादि लें। और फिर जो है आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थ भी ले सकते हैं। तो आपको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो है ले लेना है और उनके छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखना है। और ड्रॉपर आप जानते होंगे जिससे बच्चों को दवाइयाँ वगैरह पिलाई जाती है, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये आप स्कूल के लैब में कर सकते हैं, आपके शिक्षक आपकी सहायता कर सकते हैं इसमें।
तो ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालनी है और देखना है कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया है, क्या यह नीला काला हो गया। अगर किसी खाद्य पदार्थ पे आयोडीन का विलयन 2-3 बूंद डालने से उसका रंग में अगर परिवर्तन हो जाता है और वो नीला या काला हो जाता है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इस खाद्य पदार्थ में जो है मंड या स्टार्च की जो है उपस्थिति है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसके कारण जो है यह नीला या काला हो जाता है। तो आप इसके टेस्ट के लिए आलू को चेक कर सकते हैं। आलू में मंड पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। जब आप आलू को बीच से काट दें और उस पर आयोडीन के विलयन की 1-2 बूंदें डालें तो आप देखेंगे कि उसका रंग जो है गहरा नीला या काला हो जाता है, जो इस बात को दिखाता है कि उसमें मंड की उपस्थिति है। और किसी भी खाद्य पदार्थ में वसा के लिए जो परीक्षण करना वो काफ़ी आसान होता है। आप उस खाद्य पदार्थ को एक कागज़ में जो है लपेट के रख सकते हैं और जब कागज़ पे कुछ तेल के धब्बे आपको दिखाई दें तो यह दर्शाता है कि उस पदार्थ के अंदर जो है वसा की मात्रा है, क्योंकि अगर उसमें तेल की मात्रा होगी तो वो कागज़ में जो है लग जाता है और कागज़ का जो है कलर चेंज हो जाता है, कागज़ थोड़ा भीगा भीगा सा लगने लगता है। जैसे आप बाज़ार से अगर तला हुआ समोसा कागज़ में लेकर आएँ तो आप देख सकते हैं कि कागज़ में जो है तेल लग जाता है और यह वसा के कारण होता है। आगे यहाँ पे दिया गया है कि आप खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का जो है परीक्षण किस प्रकार करेंगे। तो आप जिस खाद्य पदार्थ का जो है प्रोटीन परीक्षण करना चाहते हैं उसका आपको एक जो है उसको पीस करके पेस्ट बना लेना होगा और पेस्ट बनाने के बाद जो है प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक साफ़ परखनली में डालना है। प्रत्येक परखनली में 2-3 चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं और फिर आपको ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परखनली में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें डालनी हैं। अब एक और ड्रॉपर लें और प्रत्येक परखनली में कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें आपको डालनी होगी और परखनलियों को फिर अच्छी तरह हिला करके उसे रख देना है और कुछ मिनटों के बाद आप उसे जब चेक करेंगे तो जिस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन होगा उसका रंग जो है वो बैंगनी कलर का हो जाएगा। तो आगे एक तालिका 3.3 दी गई है जिसमें खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए अवलोकन दिया गया है। इसमें से 1-2 उदाहरण मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी आप यहाँ पे चित्र ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे खाद्य पदार्थ का नाम है आलू और मंड परीक्षण यानी कि इसमें जो स्टार्च की उपस्थिति है उस समय आयोडीन परीक्षण चूँकि इसका होता है तो उससे पहले इसका रंग जो है पीला होता है काटने पर, और आयोडीन परीक्षण के बाद चूँकि आलू में मंड की उपस्थिति होती है, स्टार्च होता है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो उसका रंग जो है नीला या काला हो जाता है। और वसा परीक्षण में तैलीय धब्बे इसमें जो है बिल्कुल नहीं होते हैं क्योंकि इसमें वसा होता ही नहीं है। तो एक अनुमान लगाना है कि इसमें तैलीय धब्बे हो सकते हैं कि नहीं, तो मैंने अनुमान में नहीं लिखा है और अवलोकन जब हमने किया तो भी नहीं आया। इसको जब कागज़ में आप लपेटते हैं तो कागज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वहीं प्रोटीन परीक्षण में जो है खाद्य पदार्थ का रंग परीक्षण से पहले पीला था और परीक्षण के बाद जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया ही नहीं जाता है। तो अंत में कहना है आपको कि मंड की उपस्थिति थी तो हाँ होगा, वसा था इसमें तो नहीं, प्रोटीन था तो नहीं था। इसी प्रकार अन्य खाद्य पदार्थों की भी सूची यहाँ पे हमने लिख दी है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बच्चों हमारा अगला टॉपिक है संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट। हमने तालिका 3.1 में उपयोग किए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ थे सप्ताह में उसका एक लिस्ट ऑलरेडी बनाया है। तो उसे देखने के बाद कि उसमें हमने किन प्रकार के खाद्य पदार्थों का उपयोग किया है, क्या वे हमारी वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक तत्व जो है उसमें मौजूद हैं या नहीं हैं। अगर
किसी पोषक तत्व की उसमें कमी है तो हम किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को जो है उसमें शामिल करें जिससे कि हमारा वो जो है बैलेंसिंग हो जाए। तो संतुलित आहार किसे कहेंगे? संतुलित आहार एक ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, सभी न्यूट्रिशन जो है उसमें मौजूद हों, रुक्षांश जिसको हम रफेज कहते हैं, और जल की सही मात्रा हो, वो जो है संतुलित आहार कहलाता है। और एक चीज़ और याद रखने की है कि आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की जो आवश्यकता है वो सभी लोगों को समान रूप से नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की आयु कितनी है, उसका लिंग क्या है, शारीरिक गतिविधि कैसी है, फिजिकल काम करता है या नहीं करता है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार जो है उनका जो संतुलित आहार है वो अलग अलग हो सकता है। उनके पोषक तत्वों की जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम कदन्न यानी कि मोटा अनाजों के बारे में जानेंगे जिसे मिलेट कहा जाता है, और ये एक पोषक अनाज होता है। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं यानी देसी फसल हैं। इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कदन्न यानी कि मिलेट कहा जाता है। क्या आपने कभी कदन्न से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? तो बच्चों, मिलेट जो होते हैं, कदन्न जो होते हैं, वो छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। ये अपने अनगिनत स्वस्थ लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। आप किसी भी मॉल में अगर जाएं तो आपको वहाँ पे रागी का आटा मिल जाएगा, ज्वार हो या बाजरा हो, सबका आटा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें जो है पोषक अनाज भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो हमें भी अपने दैनिक जो जीवन है उसमें भोज्य पदार्थ के रूप में इन अनाजों को शामिल करना चाहिए। और आगे है खाद्य मील, जिसे हम फूड माइल भी कहते हैं। कोई भोज्य पदार्थ जो है वो खेत से हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, उसे ही खाद्य मील या फूड माइल कहा जाता है। तो हम इसे चित्र के माध्यम से ही समझते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, किसान द्वारा गेहूँ उगाया जा रहा है। गेहूँ उगाने के बाद कठिन परिश्रम के बाद जब इसकी कटाई होती है तो कटाई के बाद अनाज की मड़ाई और फिर ओसाई की जाती है। अनाज के दानों से भूसे को अलग किया जाता है और फिर अनाज को जो है बोरियों में भर कर अनाज का जो है भंडारण किया जाता है, स्टोरेज होता है इसका। और फिर यहाँ से जो है ये अनाज पीसना और पैक करना होता है, इससे आटा बनाया जाता है और फिर इसको पैक किया जाता है और फिर ये खुदरा दुकान तक परिवहन के द्वारा जो है गाड़ियों के द्वारा यहाँ तक लाया जाता है और यहाँ से जो है आप ख़रीद करके घर ले आते हैं और फिर आप इसे जो है रोटी के रूप में हमारी थाली तक पहुँचते हुए आप देखते हैं। तो ये कहलाता है खाद्य मील, यानी कि खेत से हमारी थाली तक जो है वो भोज्य पदार्थ कैसे पहुंचता है। बच्चों, अध्याय के अंत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और उन्हें कितना श्रम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें। इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। स्वस्थ खाएं, मिल बांट कर खाएं और खाने का सम्मान करें। और जो स्थानीय उत्पादक हैं, जो आपके लोकल प्रोड्यूसर हैं, जो किसान हैं, उनका आप सपोर्ट करें, उनका समर्थन करें।
तो बच्चों आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही। इस अध्याय का जो अभ्यास है, जो प्रश्न उत्तर हैं, वो हम अगले वीडियो लेसन में आपको इसका हल बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।